रिकॉर्डिंग भी आप लोग को मिलेगा जितना भी क्लास होगा, ठीक है। जो ग्रुप बनेगा, अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो आपको उसमें रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा। अगर आप फर्दर अगर आपको कभी भी रिवीजन करना होगा वीडियो के थ्रू, तो आप उस वीडियो के थ्रू रिवीजन भी कर सकते, ठीक है। पिछले बार तो हम लोग स्टार्ट भी किए थे, लेकिन इस बार का प्रैक्टिस बैच कुछ अलग रहेगा, कुछ क्या बहुत अलग रहेगा। आपको 10-15 मिनट के अंदर पता भी चल जाएगा कैसे अलग है, क्या अलग है। कि ये प्रैक्टिस बैच होगा, ठीक है। और प्रैक्टिस बैच में अभी मैथ्स और रीजनिंग होगा। थोड़े दिन के बाद आपका जीके जीएस भी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़े दिन के बाद आपका इंग्लिश भी स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रैक्टिस बैच शुरू करने का हम लोग का मोटिव क्या था? ये प्रैक्टिस बैच क्योंकि आजकल के डेट में क्या होता है, सिर्फ फाउंडेशन कर लेने से काम नहीं बनता है। अभी हम आपको आगे कुछ कुछ सवाल भी दिखाएंगे। एक फाउंडेशन तरीके से उसको कैसे किया जा सकता है वो भी बताएंगे, और एक प्रो लेवल से कैसे किया जा सकता है वो भी बताएंगे। तो यहाँ पर गलती क्या होता है स्टूडेंट से कि स्टूडेंट्स को लगता है कि हम फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ लिए हैं, किसी भी स्टूडेंट से किसी भी टीचर का कोर्स खरीद लिए हैं तो मेरा सिलेक्शन हो जाए। बिल्कुल नहीं, आपको इंटेंस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि स्टूडेंट्स 0.1% स्टूडेंट्स वो होगा जो खुद से प्रैक्टिस करता होगा कि नहीं आज मन किया तो चलो बैठ के प्रैक्टिस कर लेते। और खुद से भी प्रैक्टिस में आपका रेगुलरिटी नहीं आएगी। सबसे बड़ा बात है कि इरेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी आपसे नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने का एक और मोटिव है आपका कि आपका यहाँ से एक कंसिस्टेंसी बन जाएगा, हर एक चीज़ का, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, इंग्लिश का, सब चीज़ का बन जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग का आज बैच स्टार्ट हो जाएगा। आज शाम तक आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में डेली सुबह को आपको डेली टारगेट मिल जाएगा कि आपको दिन भर के ड्यूरेशन में क्या करना है, आज कौन सा चैप्टर रिवाइज करके आना है, ठीक है। जो भी चैप्टर, क्योंकि क्लास में सब चीज़ करवाना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक क्लास में सारा चीज़ हो जाएगा आपका। बाकी जैसे आज आया, ठीक है, हम बोल दिए कि आपको फंडामेंटल रिवाइज करके आना है, तो फंडामेंटल रिवाइज आप कर लेंगे। आपका डेली एक पेपर मैथ्स और रीजनिंग का क्लास में हम डेली करवाएंगे आपका, ठीक है। आप आएंगे यहाँ पर। अभी तो 8-10 लेक्चर आपका सिर्फ चलेगा, आपको आना है, देखना है, पढ़ना है, जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। इस 10 लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि मैथ्स के सवाल को स्मार्टली कैसे अटेम्प्ट किया जाए, ठीक है ना। स्मार्टली मतलब कि ऑप्शन से कैसे खेला जाए, उसमें उसमें बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है लगाने का। अभी सवाल भी लाए कुछ कुछ आपको करके दिखा देंगे, और सवाल एकदम गरम गरम है, जब 2 दिन पहले ही सवाल आया हुआ है। सीजीएल मेंस का हम कुछ कुछ सवाल लिए हुए हैं, और वो सवाल को हम आपको प्रो तरीके से करके बताएंगे। और वो सवाल है वो जिसे 99% स्टूडेंट से नहीं बना है क्वेश्चन एग्जाम में, तो हमको 5 सेकंड में करके दिखाएंगे ये कैसे बनेगा सवाल, ठीक है। सवाल भी वही था, ऑप्शन भी वही है, सब चीज़ वही टापा हुआ। तो थोड़ा सा हम बता देते हैं सबसे पहले, आज क्योंकि पहला क्लास है तो ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा बातचीत ही करेंगे कि अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है तो मॉक टेस्ट लगाने के दौरान क्या क्या बात आपको याद रखना है, क्या क्या चीज़। बहुत लोग गलती करता है सब चीज़, ठीक है। तो वो गलती आपको सबसे पहले नहीं करना है। सबसे पहले आपको गलती से बचना है। जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम जो है सिली मिस्टेक्स के कारण ही बच्चा लोग बाहर हो जाता है, सिंपल सा बात। आपको सब चीज़ आता है। अगर आप एग्ज़ाम को डिज़र्व करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको सब चीज़ आता होगा, सब चीज़ आता होगा। अब वहाँ पास क्या है कि बहुत लोग, जैसे हम आपको पहले भी बताए थे एक बार, कि यहाँ पास हम मान लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, कोई भी आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में क्या है कि मान लेते हैं 10,000 वैकेंसी है। एग्ज़ाम में कितना है? 10,000 वैकेंसी है। तो प्री में आपके हिसाब से कितना स्टूडेंट्स बैठेगा? कम से कम 10 लाख स्टूडेंट बैठेगा, कम से कम 10 लाख स्टूडेंट बैठेगा, ठीक है। देन प्री के बाद क्या आ जाता है? मेंस आ जाता है, ठीक है ना। मेंस में इसका कितना 10 गुना बैठेगा, मेंस में कितना गुना बैठेगा? 10 गुना बैठेगा। तो मेंस में कितना स्टूडेंट बैठेगा? मान लेते हैं मेरे पास 1 लाख स्टूडेंट मेंस में बैठेगा, ठीक। अब लेकिन 1 लाख स्टूडेंट मेंस में बैठेगा और इसमें 10,000 स्टूडेंट्स को ही लेना है। लेकिन इंडिया का लेवल इतना भी खराब नहीं है कि 1 लाख स्टूडेंट्स में 30,000 स्टूडेंट भी उसके पास वेल डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होंगे। 30,000 या 50,000 भी आप इसको ले सकते हैं। 50,000 वो स्टूडेंट्स ही 1 लाख में, जिसको भी आप 1% भी डिफेक्टिव पीस नहीं मान सकते हैं कि इसका ये कमजोर है या फिर इसका ये मजबूत है, जिसके कारण इसका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। बस यही चीज आपको बाइफरगेट करेगा एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में और एक अनसिलेक्टेड कैंडिडेट के बीच में, कि आप सवाल को वहां पास कितना स्मार्टली अप्रोच करते हैं, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने में, जैसे आपके यहाँ पास मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगा करके सीखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, अरे 50 नंबर था मॉक टेस्ट में, आज मेरा 30 गो आया, कल तो 31 गो आया था। वही होता है, आज 30 गो आया, कल तो 31 गो आया था। आपको ये मार्क्स पे ध्यान ही नहीं देना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट निकालना है। उस मॉक टेस्ट से आपको सीखना है कि आपको सीखने क्या मिला है आज। इनफैक्ट हम आपको प्रॉपर एक रोड मैप देंगे, जैसे अभी कल आपको मिल जाएगा ग्रुप में ही, जो ग्रुप बनेगा एक इस तरीके से मेरे पास रहेगा। आप मॉक लगाएंगे डेली, ठीक है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, जो भी है मॉक लगाएंगे। इनफैक्ट कि आप मॉक में कितना मार्क्स स्कोर किए ये लिखेंगे, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था वो लिखेंगे,
कौन से चैप्टर में आप क्वेश्चन को गलत किए हैं वो लिखेंगे, सारा का सारा चीज आपका हैंड रिटेन होगा। और मॉक, अगला मॉक लगाने से पहले आप ये पेपर को पढ़ के जाएंगे कि पिछला मॉक में मेरे पास इस तरीके का गलती हुआ था, कल ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज आपको मिलेगा। ठीक, अब आते हैं इस पे कि अगर कोई भी चीज अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, आपको भूलना ही नहीं है कि ये सारा चीज भी रहना चाहिए। सबसे पहला बात आता है पैनिक करने। ठीक है, एग्जाम आया या फिर यहाँ पर भी देखिएगा, एक घर में पेपर अटेम्प्ट करना, एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पेपर अटेम्प्ट करने में बहुत बड़ा अंतर होगा। अगर आप एग्जाम वगैरह में बैठे हैं कभी तो आपको पता होगा कि घर का माहौल में और वही पेपर अगर एग्जाम के माहौल में आ जाए तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। तो ये चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि जैसे ही क्वेश्चन आता है ना, लोग पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे सवाल आ गया, फट से बनाओ, फट से बनाओ, तुरंत आया तुरंत बनाओ। इसी के चक्कर में दो चार को सवाल गलती कर देगा। अब सवाल आया, अब सवाल को क्या करेगा, पैनिक कर जाएगा सबसे पहले, और पैनिक के चक्कर में क्या करेगा, सवाल को जल्दी जल्दी करने का स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, लगेगा उसको कि अरे क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, पेपर स्टार्ट हो गया, जल्दी जल्दी सवाल करो, जल्दी जल्दी सवाल करो। और जल्दी जल्दी सवाल करने के चक्कर में आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कब आप आता हुआ सवाल को गलत कर देंगे। और जैसे ही आंसर क्या आएगा आपका रियलाइजेशन होगा कि अरे ये वाला तो हमको आ रहा था, इसका तो यही आंसर होगा, लेकिन हम तो ये लगा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो दो चीज है, दो तीन चीज यहाँ पर टोटल 8 चीज लिखा हुआ है कि आपको सबसे पहले कोई भी पेपर आपके पास आए, आप 5 सेकंड आराम से, जैसे होता है ना पेपर रेडी टू बिगिन द टेस्ट कर दिया आप। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, 2 सेकंड टेस्ट, 3 सेकंड रुक जाइए वहां पर। ठीक है ना, 2-3 बार डीप ब्रेथ ले लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, आराम से अपने आप को रिलैक्स कर लीजिए। 5 सेकंड में बहुत बड़ा चीज नहीं चेंज हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड के चक्कर में आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप 2-4 को सवाल गलती कर देंगे, और 2-4 को सवाल गलती। और सबसे बड़ा ब्लंडर क्या होता है कि मान लेते हैं पैनिक कर गए, 2-3 को सवाल देखे नहीं बना, और दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। ठीक है ना, और दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। तो प्रेशर अगर एक बार हावी हो गया आपके एग्जाम में ना, पूरा पेपर आता हुआ आप गुड़ गोबर करके आएंगे, पूरा पेपर आता है। यहाँ पर कंपटीशन एग्जाम पूरा का पूरा माइंड गेम होता है, पूरा का पूरा माइंड गेम होता है कि आप किस एटीट्यूड से एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि कोई भी पेपर आप देने जाएंगे या फिर यहाँ भी आप मॉक अटेम्प्ट करेंगे या फिर घर में करेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले पैनिक नहीं करना है, आराम से दीजिए, जैसे कि ठीक है होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करना है, आराम आराम से करिए सॉल्व। आराम आराम से मतलब ये नहीं कि मस्त वो सॉल्व किए 2 मिनट बैठ गए। ठीक है, आराम आराम से मतलब दिमाग एकदम रिलैक्स रहे, पूरा फोकस वहां पर रहे। कभी कभी होता है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन गलत है और सही वाला पट से मार के आ जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी का चक्कर है। हम बता रहे एक बार कि जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी एग्जाम देने गए हैं, पूरा ठीक ठाक दिन रात तैयारी करके आए हैं आप। जैसे ही आप एग्जाम खोले, एग्जाम का पहला क्वेश्चन दिखा, पढ़े आपको लगा कि इसका सवाल का आंसर तुम 100% सही मार देंगे। आपको जहां लगा ना कि ये वाला सवाल का आंसर 100% सही मार देंगे और तुरंत मार देंगे, 100% आप उस सवाल को गलती कर देंगे। ठीक है, हम बता रहे हैं आपको कि बहुत रेयर चांस में आता है कि एक वाटर इमेज और मिरर इमेज का सवाल आता है, एक इमेडेड फिगर वाला सवाल आता है, एक फिगर काउंटिंग वाला सवाल आता है कि नहीं आता है। फिगर काउंटिंग वाला सवाल देखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट में आप 100% गलती करिएगा फिगर काउंटिंग वाले में। ठीक है, तो वही सब चीजें आपको, ये सारा चीज से बचना है एग्जाम में, क्या नहीं करना है क्या नहीं करना है। हालांकि अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, जितना भी हम आपको मॉक टेस्ट करवाएंगे, टोटल 200 मॉक टेस्ट हम आपको करवाएंगे। 100 मॉक टेस्ट आपका क्लास में होगा और 100 मॉक टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा लाइव पे। ठीक है ना, लाइव होगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, वहां पर होगा, वहां पर टाइम जैसे यहाँ पर है कि आप लोग सब लोग बैठ के करेंगे, वहां पर हम अपने अकॉर्डिंग टाइम को फ्लक्चुएट कर लेते हैं, कौन से क्वेश्चन में हमको कितना समय देना है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास। अब बहुत लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको सबसे पहले क्या करना है, केयरफुली रीड करना है। वही चीज है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, आप सही वाला मार के आ जाते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है, सही से पढ़ना है और केयरफुली पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ना है, इसलिए कि लबर लबर पढ़ ली पता नहीं चला। बहुत लोग तो पैसेज वगैरह में, जो इंग्लिश का पैसेज आता है ना, इंग्लिश का पैसेज आप जितना पैसेंस से पढ़िएगा आप उतना ज्यादा आउटपुट को निकाल पाइएगा, क्योंकि एक पैसेज आपके पास दिया हुआ है, एक पैसेज से आपके पास टोटल 5 सवाल बनेगा, एक पैसेज से 5 सवाल बनेगा। मतलब आप पैसेज को पैसेंस के साथ पढ़ लेते हैं तो आपका 5 सवाल फिर कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वही पैसेज को आप 5 सेकंड 10 सेकंड बचाने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, तो चांस है कि आप 5 सवाल में 2 सवाल गलती कर देंगे। ठीक है, तो सवाल को सबसे पहले जल्दी नहीं पढ़ना है, बस अब आपके दिमाग के एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि आप उस चीज को कितना जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब जल्दी का मतलब ऐसे थोड़ी है कि एक लीटर बैठ के पढ़ रहे हैं बच्चा लोग से। अब आपके दिमाग के एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा कि आप किस स्पीड से उसको पढ़ करके दिमाग में रिटेन कर पा रहे हैं। ठीक है, वो चीज प्रैक्टिस से आएगा, वो सारा आप छोड़ दीजिए। ठीक है, अब हमेशा आपको क्या करना है, कोई भी अगर आपके पास मॉक टेस्ट आता है,
आपको मॉक टेस्ट को 2 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। 2 राउंड का मतलब क्या होता है, बहुत लोग क्या करता है ना कि हम ना पहला सवाल सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर तीसरा सॉल्व करेंगे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ऐसे कर करके शुरू से अंत तक जाएंगे, ठीक है ना। जब तक वो 10वां सवाल पर जा रहा होता है तब तक कंप्यूटर बंद, टाइम खत्म हो गया, कंप्यूटर बंद हो गया, ठीक है ना। आपको कोई भी पेपर आपको अटेम्प्ट करना है 2 राउंड में अटेम्प्ट करना है। अब कैसे कैसे क्या हो सकता है हम आपको बताएंगे कि कब क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन से क्वेश्चन को स्किप करना है, सारा चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। बस ये हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी, क्योंकि पहला क्लास है तो कोई भी अगर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो ये सारा चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। इसके बाद सारे क्वेश्चन देखते ही सॉल्व नहीं होते हैं, आपको क्या करना है, अपने आप को बहुत धुरंधर नहीं समझना है कि ये सवाल को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सवाल में थोड़ा सा लगा कि नहीं, थोड़ा डाउट है, तुरंत स्किप करिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आगे सवाल मर रहा है बनवाने के लिए अपने आप को कि जल्दी आके हमके बनाओ, तुम उस तक पहुंच ही नहीं पाए, होता है ना। लास्ट का देखिएगा 2 4 गो सवाल, वो चिल्लाते रहता है कि जल्दी आओ, पीछे जल्दी आओ, लेकिन आगे ही सारा टाइम निकाल दिए, ठीक है। एग्जाम में जाकर कभी अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट करी, कॉन्फिडेंस जरूरी है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये आपके लिए घातक हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ जाना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट आपको एग्जाम में नहीं होना है, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन दिखा, इजी क्वेश्चन दिखा, फर्स्ट राउंड में उसको निपटा के खत्म करिए। पहला जैसे होता है ना, इजी क्वेश्चन दिखा, इजी क्वेश्चन भी छोड़ दिए, सर तो बोले थे स्किप करने, स्किप करने में सभी क्वेश्चन स्किप करने बोले थे क्या। आप अगर 25 क्वेश्चन का अगर आपका सेट है, ठीक है, तो 25 क्वेश्चन के सेट में वो क्वेश्चन सफल्ड आता है। सफल्ड मतलब समझते हैं कि हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबरिंग अलग अलग दिखेगा, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है कि आपके शिफ्ट में या फिर आपके जो आपका ग्रेड होता है वहां पर ग्रेडिंग होता है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके ग्रुप में स्टार्टिंग का 3 4 सवाल इजी आ जाए, या फिर आपके शिफ्ट में स्टार्टिंग का 3 4 सवाल बहुत ही हार्ड आ जाए। तो आपको उस तरीके से देखना, भी हम लोग पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन को स्किप करने आना चाहिए कि कब क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन को कब स्किप करना है, ठीक है ना। हर एक सेक्शन के लिए आपका एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे 4 सेक्शन बना हुआ है मेरे पास, जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे अभी भी जस्ट सीजीएल मेंस का बैच खत्म हुआ है, तो यहाँ पास क्या था कि मैथ्स था, ठीक है, रीजनिंग था, देन इसके बाद इंग्लिश था, इसके बाद जीके था, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या था, कंप्यूटर था। इसका एक अलग सेक्शन था, बहुत ज्यादा समय था इसमें। जैसे मैथ्स था, स्टार्टिंग में बच्चा लोग को बोलते थे तुम पहले रीजनिंग बना दो, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए 1 घंटा टाइम फिक्स होता था, ठीक है। इंग्लिश और जीके के लिए 1 घंटा टाइम फिक्स होता था, और इसके लिए 20 मिनट या 15 मिनट रहता था ना, 15 मिनट इसके लिए रहता था। तो सबसे पहले रीजनिंग पे आता था बच्चा। अब रीजनिंग पे क्या है कि इसको 15 मिनट से ज्यादा फर्स्ट राउंड में नहीं देना है, क्योंकि हर एक पेपर को हमेशा 2 राउंड में सॉल्व करना है, ठीक है। रीजनिंग वाला सवाल बहुत लोग क्या करता है कि जो सीरीज वाला सवाल रहता है ना, सीरीज वाला सवाल रहता है ना, उसको पहले ही अटेम्प्ट में करने का कोशिश करता है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है, जो आपका सीरीज वाला सवाल है, इजी है फिर भी छोड़ दीजिए, डिफिकल्ट है फिर भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में कोई कान में आकर के फूकने नहीं जाएगा कि ये वाला इजी है कि ये वाला हार्ड है, ठीक है। इजी होगा सेकंड राउंड में बन जाएगा, लेकिन फर्स्ट राउंड में हार्ड क्वेश्चन में फंस गया तो आगे का आसान सवाल हमसे छूट जाएगा। छूटेगा कि नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पे आप श्योरिटी नहीं है, जैसे सीरीज वाला सवाल आता है रीजनिंग में, या फिर ये वाला आपका एनालॉजी वाला आता है सवाल, तो कोई कोई सवाल तो हद से ज्यादा आसान आ जाता है। तो हद से ज्यादा आसान आ जाता है तो सेकंड राउंड में भी हद से ज्यादा आसान ही रहेगा, वो रहेगा कि नहीं रहेगा। तो उस तरीके के क्वेश्चन में हमको श्योरिटी नहीं है कि बन ही पाएगा मेरे से। बहुत बड़े धुरंधर नहीं है, धुरंधर रहते तो जाकर के साइंटिस्ट रहते उधर, है ना। आप एक एवरेज एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको छोटा सा सरकारी नौकरी मिलेगा, दैट्स इट, ठीक है। ऐसा नहीं कि जा करके बैठ के प्रधानमंत्री के कंधे पे जाके घूम रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आपको बताएंगे सारा, जैसे रीजनिंग वगैरह का भी सेट करवाएंगे ना, तो हम आपको बताएंगे पूरा 25 सवाल या 30 सवाल लाएंगे, पूरा हम आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरीके से अटेम्प्ट करने का एक स्टूडेंट्स का तरीका हो सकता है। जब भी लगे कि टेस्ट हार्ड आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, अपने आप को थोड़ा सा शांत करिए, 5 सेकंड अपने आप को ये करिए, शांत करिए अपने आप को, पानी वानी पी लीजिए। और एग्जाम में सबसे बड़ा टूल होता है डीप ब्रीथ। बहुत लोग कर रहा है, आराम से 5 सेकंड खराब कर लीजिए। अगर लग रहा है ना कि सवाल नहीं बन रहा है, तो 5 सेकंड 10 सेकंड सवाल अपना टाइम खराब कर लीजिए, आराम से 2 3 बार लंबा लंबा सांस ले लीजिए, दिमाग आपका रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। हम आपको बताएंगे किस तरीके से कभी कभी हम लोग को रिवर्स मोड में भी सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। आगे से 3 4 गो सवाल हमसे नहीं बना, हम सीधा 25वां सवाल पे चल जाएंगे और रिवर्स में फिर आएंगे सारा सवाल सॉल्व करते करते, ठीक है। ये हो गया आपका कि ये इतना सारा चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सारा चीज आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और टीका लिख दीजिए। ये है आपका कि कोई भी अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये सारा इंपॉर्टेंट सा मेरे पास टूल है, जिससे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अगर कोई भी, जैसे देख लीजिएगा, कोई भी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व
ये भी कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो क्वेश्चन को देने का एग्जाम में एग्जामिनर का 2 नजरिया होता है, ठीक है। एग्जामिनर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो उस क्वेश्चन के पीछे वो कोई क्लू छोड़ के जाता है, ठीक है। अगर आपसे वो सॉल्व करवाना चाहेगा सवाल को, पूरा सॉल्व करवाएगा, पूरा सॉल्व करवाएगा, आपसे कोई नहीं बचा सकता। हम जाएंगे, हम भी सॉल्व कर पाए, हमको भी सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कोई क्लू उसमें नहीं है। एक दो सवाल आता है जिसमें कोई क्लू नहीं है, उसी सवाल के लिए हम क्या करेंगे, ये सब टूल को यूज करके टाइम बचाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इजी सवाल आया उसी में कैलकुलेशन में देते देते इजी सवाल में ही सारा टाइम दे दिया। आपको टाइम को सेव करना है हार्ड सवाल के लिए, और वही आपको रैंक भी दिलवाएगा। सिंपल सा बात है। अभी हम आपको दिखाएंगे मेंस का सवाल, इसमें से 99% स्टूडेंट सवाल को छोड़ दिए थे। वो कटिंग करने वाला याद है क्या आपको? त्रिदेव, एक गोला को 8 भाग में कट किया था, उसका टोटल सरफेस एरिया पूछा हुआ था एक भाग का, ठीक है। वहां पर साधु का दिमाग सुन हो गया था, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि एग्जामिनर ऑप्शन में क्लू भी छोड़ा हुआ था। हम पूरा का पूरा सवाल एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, ठीक है। जितना भी 3-4 सवाल हमको मेंस का दिखा जिससे कि हम अपना तरीका लगा सकते थे। हाँ, नो डाउट सारा क्वेश्चन में ये तरीका नहीं लगेगा, सारा क्वेश्चन में आप शॉर्टकट नहीं लगा पाइएगा, लेकिन जितना में लग रहा है उतना में लगाइए। और 100% चांस है कि अभी का जो भी एग्जाम हो रहा है 40% सवाल में आपका शॉर्टकट तरीका लग जाएगा। आप शॉर्टकट तरीका लगाइए 40% सवाल में, आप टाइम को सेव करिए और हार्ड सवाल में आप अपना समय दीजिए सेव करके, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल है टोटल। डिजिटल सम आपको आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ये सारा टूल लिखा हुआ है। हम आपको सबसे पहले ये सारा टूल पढ़ाएंगे, जैसे डिजिटल सम, यूनिट डिजिट हो गया, ये सारा का सारा 2-3 क्लास में हम पहले आपको खत्म करेंगे, ठीक है। ये डिजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। डाटा से कैसे खेला जाता है, कि डाटा पे भी सवाल कभी कभी, जैसे मान लेते हैं कि इस तरीके से आ गया 3.4 और इंटू 6.3 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करने आ गया, तो डाटा तो मेरे पास इजी दिख रहा है ना, डाटा तो कम दिख रहा है ना। अब सवाल पे हम जाएंगे, देखेंगे 3 और 6 से मतलब 18 के आसपास का डाटा हमको कहाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी डाटा पे भी डिपेंड करता है। अप्रोक्सीमेशन हम आपको सारा चीज बताएंगे, अप्रोक्सीमेशन कैसे लगता है सवाल में। व्हेन यू फाइंड द क्वेश्चन इज टू कैलकुलेटिव देन ट्राई टू फाइंड द क्लू रीच टू द आंसर, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव दिख रहा है आपको तो 100% सवाल में क्लू होगा जाने तक, आंसर तक जाने में 100% होगा, 110% होगा। अगर क्लू नहीं है, बस यूं समझिए कि सवाल को कोई नहीं अटेम्प्ट करेगा, और उस सवाल को जो अटेम्प्ट करने में अपना पूरा टाइम खराब कर दिया, उसका पेपर पूरा खराब हो जाएगा। कोई सवाल नहीं बनता है पेपर को खराब करने के लिए, ठीक है। तो वही सारा चीज आपको बचना है, और यही मेन कारण भी है प्रैक्टिस बैच स्टार्ट करने का, कि सारा आपको क्लू बताया जाए, ठीक है। आपको ऑप्शन में भी साथ साथ में ध्यान रखना है कि ऑप्शन क्या है। ऐसा नहीं कि धड़ाधड़ सॉल्व भी करते जा रहे हैं, पेन पे पेन चला रहे हैं, पेपर पे पेपर मांग रहे हैं, रफ पेपर ऐसे चुटकी बजा के रफ पेपर फट चला करके 2 हाथ में पकड़ा दिया। 3 पेपर मांग लिए थे ना, देख रहे हैं ना, आपने बहुत खुश, 3 गो पेपर हम कर लिए। हाँ, वही चीज है, आप जितना ज्यादा पेपर को वहां पर यूज करेंगे आपका मार्क्स उतना ही धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि आप टाइम ज्यादा लगाए हैं उस पर, आप लिखे ज्यादा हैं। लिखने का मार्क्स थोड़ी मिलता है, बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ज्यादा देने जा रहे हैं आप, लिखने का मार्क्स नहीं मिलता है, वहां पर सही टिक करने का मार्क्स मिलता है, ठीक है ना। मॉक टेस्ट लगा करके बहुत ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट से आपको सीखना है कि मॉक टेस्ट का मार्क्स कभी, जो भी आप अभी हम आपको मॉक टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे, या फिर कभी भी आप घर में भी बैठ के मॉक टेस्ट वगैरह देंगे, उसका मार्क्स पर कभी ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना परसेंटाइल पे। आप उस मॉक का आपका लर्निंग क्या रहा है, लर्निंग आप प्रॉपर शीट पे लिखे, आपको शीट भी मिल जाएगा। अब वो पूरा का पूरा लर्निंग अपने शीट पे लिखे। आप सिर्फ 2 से 3 महीना, आप सिर्फ 60 से 65 मॉक में आप इस चीज को अप्लाई करके देख लीजिएगा। अगर परसेंटाइल 90% से ऊपर नहीं चल जाएगा तो हमको कह बताइएगा। जो भी आप मॉक लाएंगे 100% आपका परसेंटाइल 90% से ऊपर रहेगा, 100%। सिर्फ आपको मॉक के परसेंटाइल पे ध्यान रखना है कि परसेंटाइल कितना है। मॉक के जैसे अभी क्या है कि अभी मार्केट में बहुत सारा मॉक का प्लेटफॉर्म बन गया है, तो आप अपना अपना तो लोग धुरंधर ही दिखाएगा ना उसमें। अब सब लोग आसान सेट करेगा तो आप ही नहीं खरीदिएगा उसका मॉक टेस्ट, खरीदिएगा। तो वो घोड़ा वाले रेस में बकरी को काहे कुदाया जाए, हैं? जब एग्जाम का उतना ज्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, उतना ज्यादा हमको पढ़ना ही नहीं है, वो तो रेस है, अलग सी बात है ना। आपको तो एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ना है ना। हम आपको बता रहे हैं कि जितना जैसे मॉक टेस्ट वगैरह मेंस वगैरह में चल रहा था, बच्चा लोग का आता था कि सर 12 नंबर आ रहा है, 15 नंबर आ रहा है, और वही बच्चा 52 नंबर 55 नंबर लाया है मेंस में, जीके जीएस में, क्योंकि अप टू द एग्जाम पैटर्न नहीं था। वो अपना लेवल दिखाने के चक्कर में कुछ भी डाल रहा था वहां पर। अब वहां पर है कि कभी कभी क्या होता है कि 50 नंबर में आप 30 नंबर ला करके 20% परसेंटाइल पे हैं, कभी 50 नंबर में 10 नंबर ला करके 80 परसेंटाइल पे हैं आप, तो वो ज्यादा बढ़िया है।
मतलब पेपर हार्ड था। 80 परसेंटाइल का मतलब आप लोग समझते हैं? 80 परसेंटाइल, जैसे आप देखिएगा ना, कोई भी मॉक टेस्ट लगाइएगा तो परसेंटाइल लिखा हुआ रहता है और वहां पास आपको दिखेगा 80% परसेंटाइल है। इसका मतलब है कि आपसे आगे अभी 20% स्टूडेंट और बैठा हुआ है। ठीक है ना, आप 80% स्टूडेंट से आगे हैं। जितना भी लोग मॉक अटेम्प्ट किया है वो वाला, मतलब आप 80% स्टूडेंट से आगे हैं, मतलब 20% स्टूडेंट आपसे आगे और बैठा हुआ है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। ठीक है, और कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम, जैसे इस बार था, इस बार जो आपका सीजीएल बना था उसमें परसेंटाइल जिसका 90% से ऊपर होगा उसी का होगा। ठीक है ना, परसेंटाइल कम से कम आपको 95 से ऊपर, 90 के आसपास ही रखना है। चाहे मॉक टेस्ट लगाए चाहे कुछ भी लगाए, 90 से नीचे है तो आप खुश मत हो जाइएगा, चाहे 200 में 200 मार्क्स का है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो पेपर इजी है, पेपर इजी है तो परसेंटाइल बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, बढ़ेगा तो कट ऑफ भी बढ़ेगा। सिंपल सा बात है। सब चीज यहाँ पर गेम कैलकुलेशन का है, सब गेम कैलकुलेशन का है। ठीक है, ये सारा का सारा चीज हमको बताना था। बाकी हम लोग सारा का सारा चीज अप्लाई कर लेंगे। पहले आपको 8-10 क्लास, जैसे बताया मैं आपको 8-10 क्लास पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम लोग सवाल को अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम लोग उसको स्किप करेंगे, ये सारा का सारा चीज आपको बताया जाएगा। आज की क्लास में ज्यादा सवाल नहीं लिए हैं। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। ये सवाल को अटेम्प्ट करने का आपका क्या अप्रोच रहेगा? लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इस सवाल को पढ़ रहे हैं तो आपको इसको अटेम्प्ट करने का क्या रहेगा, कैसे आप इस चीज को अटेम्प्ट करेंगे, कितना समय लगेगा आपको अटेम्प्ट करने में, बताइए। अरे एकदम देखिएगा, 2 दिन पहले ही आया हुआ आंसर की। ठीक है, सीजीएल में 2026 में आया हुआ सवाल है, 19/1/2026 इस चीज को देखिएगा। अब यहीं पर तरीका आता है कि अब यहाँ पर देखिएगा एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा इसको। ठीक है ना, एक नॉर्मल स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेगा और एक प्रो लेवल का स्टूडेंट यहाँ पर कैसे सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक कंपनी 5 मतलब ABCD पर खर्च क्रमशः 3, 5, 7, 11 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अनुपात में है। ई का खर्च जो है ए और डी के खर्च के अंगगणितीय माध्य के बराबर है। मतलब ए और डी का खर्च का अगर हम मीन निकाल लेंगे तो किसका आ जाएगा, ई का खर्चा आ जाएगा। तो ई का खर्चा यहाँ से कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बदले क्या आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। यही ना आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 7 आ जाएगा। अब इसके बाद ये बोला गया है यदि सी का खर्च बी के खर्च से इतना रुपए अधिक है। ठीक है, कुल खर्चा आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, कुल खर्चा बताइए कितना होगा। तो आप बोलेगा सर कुल खर्चा बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी आएगा, जो भी आएगा, ये मेरे पास कुल खर्चा होगा, सबको ऐड करेंगे तो कुल खर्चा कितना आएगा बताइए, कितना आएगा, 33 आएगा, 33 आएगा ना। मतलब जो भी कुल खर्चा आएगा, हम आपको अर्थमेटिक में भी बार बार बताते हैं कि जिसका वैल्यू दिया हुआ रहता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जिसका वैल्यू पूछा हुआ रहेगा उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो भी मेरे पास आएगा उससे क्या करना पड़ेगा, हमको 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 33 से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब जो आंसर आएगा वो 3 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ये तो 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं दिख रहा है, ये देखिए। ठीक, ये हो गया आपका सवाल खत्म। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें, और ये क्लू था, इनडायरेक्टली ये क्लू था इसको सॉल्व करने का। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि हम खुद से सवाल बना लिए हैं, आपको कोर्स में इनरोल करवाने के लिए करवा लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना सवाल करवा रहे हैं हम आपको, 2012-13 का सवाल करवा रहे हैं। ये तो इतना गर्म सवाल है कि पकड़ ले तो हाथ जल जाए। ठीक है, क्लियर है, पता चला कैसे सवाल को सॉल्व कर दिए हम। ठीक है, इसके बाद ये सवाल को देखिए आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे और आपका क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, कितना समय लगेगा आपको बनाने में, एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है इसको बनाने का, वो भी बता सकते हैं। बताइए, ये बोला गया है कि ए और बी और सी एक बिजनेस इतना के अनुपात में इन्वेस्ट करते हैं। 4 महीने बाद ए अपनी कैपिटल 50% बढ़ा देता है, बी अपना कैपिटल 1/3 कम कर देता है और सी अपना कैपिटल में कोई बदलाव नहीं करता है। कुल प्रॉफिट इतना रुपए का है, तो बी का आपको हिस्सा बताना है कितना आएगा, बी का हिस्सा बताना है कितना आएगा, बताइए। आपका अप्रोच क्या होगा सवाल को सॉल्व करने का, और एक स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है सवाल को सॉल्व करने का, कितना होगा, 9,000 आ रहा है। ठीक है, और कोई? देखिए हम एक बार सॉल्व भी करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पास एबीसी का आप प्रॉफिट लॉस ये पढ़े ना, ये वाला पार्टनरशिप पढ़े ना। एबीसी का मेरे पास कितना है, 2, 3, 5 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब देखिएगा यहाँ पास क्या करना है कि क्या 5 ही है ना, 0 लिख दिए हैं, 5। ठीक, अब ये बोला गया है कि 4 महीने के बाद ए अपना कैपिटल 50% बढ़ा देता है, मतलब 4 महीना तक रखा होगा, 50% बढ़ाएगा तो 3 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और बी अपना कैपिटल 1/3 कम कर देता है, अगर 1/3 कम कर देगा 4 महीने के बाद तो कितना हो जाएगा इसका कैपिटल, 2 हो जाएगा। और सी अपना कैपिटल सेम रखता है ना,
ये हो गया। कुल प्रॉफिट इतना है, हालांकि कहीं मिस्टेक हुआ होगा, मतलब ये एक साल का ये प्रॉफिट है आपका, तो 8 महीने के लिए रहा होगा और ये 8 महीने के लिए रहा होगा, यही ना। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 12 कितना हो जाएगा, 8 या 24 और 8 ना 32 यहाँ पास हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा। और यहाँ पास कितना हो जाएगा, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 12 12 पचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यही ना होगा। यहाँ से हमसे क्या पूछा हुआ है, बी का हिस्सा पूछा हुआ है, बी का हिस्सा पूछा हुआ है ना। ठीक है, अगर हम बी का हिस्सा यहाँ से निकालना चाहें, ये टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट के नीचे टोटल प्रॉफिट आएगा, तो कितना हो जाएगा, 120 आ जाएगा ना नीचे। 120 किसका वैल्यू है, 3300 का वैल्यू है, और यहाँ पर कितना होगा, 28 का वैल्यू आएगा, यही ना। देखिएगा अब यहाँ पर सॉल्व करने का, हालांकि हम यहीं से सवाल खत्म कर देते, लेकिन यहाँ पर देखिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऊपर क्या है, 33 है, 33 है मतलब 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है ना। नीचे 11 का मल्टीपल दिख रहा है, मतलब 11 एज इट इज रहेगा। आंसर में 11 का मल्टीपल आना चाहिए, फिर 11 का मल्टीपल हटाइए यहाँ से जो नहीं दिख रहा आपको। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। हालांकि हमको यहीं से दिख रहा था कि 33 और टोटल प्रॉफिट 33,000 दिख रहा है, तो टोटल प्रॉफिट 33,000 आएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको एज्यूम करके रिस्क था, क्योंकि इसको सॉल्व करने पे हो सकता है कि नीचे 11 का मल्टीपल आ जाए, हो सकता है ना। इसको सॉल्व करने पे हो सकता है नीचे 11 का मल्टीपल आ जाए, तो हो सकता है कि 11 भी कट सकता है, 3 भी कट सकता है, नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ पर सॉल्व करने के बाद लास्ट में हमको समझ में आया कि नीचे तो 11 आ ही नहीं रहा, मतलब 11 रहेगा, आंसर में भी 11 रहेगा, और 11 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन है। सेम ऑप्शन था कि नहीं था त्रिदेव, 3 का मल्टीपल तो ये भी है ना, 3 का मल्टीपल तो ये भी है, वही तो बोले कि 3 का मल्टीपल तो नीचे आ रहा है ना, तो हो सकता है कट भी सकता है, 11 भी कट सकता है, इसलिए हम यहाँ तक इसको सॉल्व करके लाए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं तीसरा नंबर सवाल, ये है आपके पास। ये सवाल को करके बताइए अगर आप में थोड़ा मोड़ा भी एनर्जी बचा है। ठीक है, 551.25 है ना, पाई है यहाँ पर, कर रहे हैं कि पाई नहीं सर हजम हो रहा है, पाई कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, जब ये कंटेंट बन रहा था तो बोल दिए थे कि सारा मेंस का सवाल रखना, ठीक है, ताकि लगे कि मास्टर अपने हिसाब से तो नहीं ला दिया सवाल। अब देखिएगा, समझिएगा बात को, कटिंग करना छटिंग करना जो भी है सबको साइड में रखिए, और ये सवाल देख करके इमेज देकर के आए, आपको ये सवाल देखिएगा ना एग्जाम में, दिमाग सुन पड़ जाएगा। ठीक है, कि क्या करना है। जितना देर में आप ऐसे इस तरीके से स्फेयर बना करके इसको 4 भाग में कट करिएगा, उतना देर में तो हम आंसर नहीं लगा के आगे बढ़ जाएंगे। कैसे, देखिएगा इसका क्या बोला हुआ है, इसका हमसे पूछा हुआ है कि जो भी आप एक टुकड़ा काट रहा है, हर टुकड़े का टोटल सरफेस एरिया निकालिए। टोटल सरफेस एरिया निकालिए, मतलब टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है एक टुकड़े का, मतलब क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आर स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। और इसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर है तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू 21 होगा, इस तरीके से होगा। मतलब जो आंसर होगा यहाँ पर नीचे क्या है, पाई भी आएगा, लेकिन पाई का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, मतलब 22/7 तो नहीं आएगा। ठीक है ना, 11 का मल्टीपल नहीं, क्योंकि पाई तो मेरे पास इसमें दिया हुआ, रेडियस का स्क्वायर तो होगा ही होगा। मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया है, तो यहाँ पर इसको अगर कर दे तो 7 इंटू 3 और 7 इंटू 3, ये होगा कि नहीं होगा। मतलब जो आंसर आएगा वो 7 का भी मल्टीपल आएगा और 9 का भी मल्टीपल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। 7 का मल्टीपल तो ये दिख रहा है, लेकिन 9 का मल्टीपल ये नहीं दिख रहा है। आपको चेक करने आता है मल्टीपल, 9 का मल्टीपल कैसे चेक करेंगे, डिजिटल सम करके। डिजिटल सम अगर 9 आएगा तो नंबर वो 9 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, 3 आएगा फिर भी नहीं होगा। ये वाला है क्या, ये वाला है 5 5 10 और 8 कितना हो जाएगा, 10 और 10 20 है ना, ये भी नहीं है। ठीक है, ये वाला है क्या, 9 7 5 12, ये भी नहीं है। 7 का भी मल्टीपल साथ साथ आना चाहिए, ठीक है ना, यही वाला बच्चों, ये वाला भी 7 का भी मल्टीपल है और 9 का भी मल्टीपल है कि नहीं है। 10 15 और 3 18 है ना, इसका डिजिटल सम करेंगे तो 9 का नहीं है ये नंबर ऑप्शन। और यही वाला आंसर भी था, ऐसा नहीं कि हम अपने चक्कर में आंसर गलत बता दे, यही ना आंसर था त्रिदेव। आया समझ में बात, हम कैसे ऑप्शन तक पहुंच गए, ये होता है तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, ये बताइए आपका अप्रोच क्या होगा इस सवाल को करने का, क्या आप इसको बिना पेन चलाए आंसर निकाल सकते हैं। 22 से डिवाइड करना पड़ेगा, सवाल के आंसर तक हमको पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे। बी नंबर होगा, अच्छा
नॉट डिविजिबल बाय 5। अच्छा, नॉट डिविजिबल। सी होगा, सी लॉक करें। देखिए अब हमको आंसर तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचे, ये साफ साफ बोला हुआ है कि ये ए और बी का वैल्यू है, ये सारा नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। 22 से तो होना चाहिए लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर 5 से डिविजिबल है तो उसका यूनिट डिजिट 0 या 5 होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं लगाएंगे हम, कितना भी हड़बड़ी में रहेंगे तो। ठीक है, इसके बाद अगर 22 से डिविजिबल है मतलब वो नंबर कौन सा होगा, ऑड नंबर होगा कि इवन नंबर होगा। हम ये बोल रहे हैं कि अगर कोई नंबर 22 से डिविजिबल होगा मतलब वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। लेकिन ये वाला तो ऑड नंबर है कि नहीं, ऑड नंबर। ठीक, ये वाला आपका क्या है, ऑड नंबर है। अब यहाँ पर बात आता है कि 22 से डिविजिबल है तो या तो ये वाला होगा ऑप्शन या तो ये वाला होगा ऑप्शन, यही बोला हुआ है ना। अब दोनों में से किसी एक को चेक करेंगे कि यहाँ पर सबसे बड़ा संख्या हमसे पूछा हुआ है, तो बड़ा संख्या में अगर मान लेते हैं अगर कोई भी एक अगर मान लेते हैं ये वाला होगा तो दोनों चेक करना पड़ेगा हमको। बड़ा संख्या मान लेते हैं दोनों अगर 22 से डिविजिबल है तो हम ये वाला लगाएंगे क्योंकि बड़ा संख्या पूछा हुआ है इसमें। ठीक, तो 22 का रूल आपको पता है क्या, 11 से कटेगा ऑल्टरनेट नंबर तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 8 3 11, ये भी 11 से कट रहा है ना। और ये वाला देख लीजिए कितना हो जाएगा 4 2 6 और 5 11 और 4 8 6 कितना हो जाएगा 6 3 और 2 11, दोनों 11 से कट रहा है लेकिन हम सी नंबर ऑप्शन लगाएंगे। काहे कि यहाँ पर बड़ा नंबर हमसे पूछा हुआ है कि सबसे बड़ा नंबर बताइए जो 5 से 11 22 से कटना चाहिए, 5 से नहीं कटना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला नंबर है जो 22 से कट रहा है 5 से नहीं कट रहा है, ये भी नंबर है जो 22 से कट रहा है 5 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये वाला नंबर बड़ा है, ये वाला नंबर छोटा है। ठीक, आया बात समझ में, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, और कोई ऑप्शन सी, सब है बी होगा 11.68 होगा। देखिएगा समझिएगा सवाल को, अगर हमको तुरंत सॉल्व करना हुआ, एक फटाक से अगर हमको अटैक करना हुआ सवाल पे तो कैसे करेंगे, देखिएगा समझिएगा। इसको सॉल्व करना होगा घर छोड़ देंगे, इसको सॉल्व करना है। देखिएगा इसका क्या आएगा 1/3 आएगा, देखिए 1/3 आएगा तो ये कटेगा यहाँ पर। ठीक, अगर मान लेते हैं ये वाला फ्रैक्शन, क्योंकि देखिएगा ये वाला है इसको क्या हम लिख सकते हैं 13 होगा ना ऊपर में, 13 होगा ना ऊपर में। अब नीचे कोई 13 बनेगा इसका फ्रैक्शन, नीचे में कोई नंबर 13 बनेगा, नहीं बनेगा, मतलब 13 को कोई काट नहीं पाएगा, नहीं ना काट पाएगा, मतलब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 13 का मल्टीपल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो 13 का मल्टीपल कौन सा दिख रहा है, सिर्फ सी ही दिख रहा है। 13 का मल्टीपल भी आएगा, साथ साथ में 3 का मल्टीपल भी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ से 3 कटेगा तो ये 72 है, 36 कटेगा तो 9 फिर भी बचेगा, मतलब 13 का भी मल्टीपल आएगा और 9 का भी मल्टीपल आएगा, तो 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, ये 6 3 9, और ये कितना आ जाएगा 9 6 15, 3 का भी मल्टीपल आ गया, तो सी नंबर ऑप्शन हो गया खत्म। प्रैक्टिस अगर इस लेवल का करके जाएंगे ना, ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस सिर्फ यहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस यहाँ पास करेंगे 8-10 सवाल आपका 8-10 पेपर आपका हम करवाएंगे इस तरीके से। सिर्फ जितना मैं आपको टूल बताए हैं, जैसे ये वाला क्या था मेरे पास टूल था ना, यहाँ पास इतना सारा टूल हम आपको बताया था सॉल्व करने का ना, ये टोटल कितना टूल है 8 टूल है ना। अब आगे जो आपको 8 पेपर सॉल्व करवाएंगे सब टूल उसमें रहेगा। जैसे किसी दिन हमको डेबिलिटी रूल बताना हुआ तो क्लास में आएंगे 10-15 मिनट लगेगा हमको पूरा रूल रिवाइज करवाने में, रूल रिवाइज करवा देंगे और इस पे क्या बेस्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर कोई सवाल बना है कहाँ पर वो करवा देंगे यहाँ पर। ठीक, ये हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ यहाँ लग रहा है कि सरकार यहाँ पर क्लास में करके हम जाकर के वहां लगा लेंगे तो बिल्कुल नहीं होगा। हम क्लास में आपको पहले करवाएंगे, आप फिर यहाँ पर खुद से पेपर अटेम्प्ट करेंगे, आप उसमें अप्लाई करने का खुद से कोशिश करेंगे, फिर हम आपको सेम पेपर को एनालाइज करके आपको बताएंगे। जैसे 25 सवाल हम आपको मैथ्स में देंगे, आप पहले बैठ के 10-15 मिनट 20 मिनट में यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आप अपना खोपड़ी बिठाएंगे उसमें, फिर वही सवाल को हम सेम डे 10 मिनट के बाद हम आपको आंसर बताएंगे, कितना आपका सही हुआ गलत तो आपको पता चल जाएगा। फिर हम आपको बेस्ट तरीका बताएंगे कि सेम सवाल को अटेम्प्ट करने का आपका क्या नजरिया रहा है और मेन तरीका यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो आपको ट्रिक करेगा कि अच्छा ये वाला सवाल था ना तो ऐसे सवाल बन सकता है, नो डाउट। 25 सवाल आया है, 25 का 25 में आप ट्रिक नहीं लगा पाइएगा, लेकिन जितना में ट्रिक लगेगा उतना में लगा के अपना टाइम सेव करेंगे बस। आया बात समझ में, ये वाला सवाल का अप्रोच क्या रहेगा आपका सॉल्व करने का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीजीएल का, आज हम जानबूझ करके सीजीएल मेंस का लगभग सवाल लिए कि अभी जस्ट सीजीएल मेंस हुआ है। ठीक है, हम किसी दिन बैंक वाला सवाल भी ला करके आपको दिखा देंगे सॉल्व करके इस तरीके से।
ठीक, आप टाइम लीजिए, पहले इसको सॉल्व करिए, आप जैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व करने तो आना चाहिए ना। अब सवाल हम कर दें, सवाल हम करते हैं, और देखिएगा सवाल को करने का मेन अप्रोच क्या हो सकता है। हम सवाल हम भी पढ़ेंगे, आप जब तक सवाल पढ़ेंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा क्या निकालना है, सवाल तो पढ़ना पड़ेगा ना, ठीक है। हाँ करें, आपको तो याद है। देखिएगा, इन एन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास and the number of students who failed in the examination is 25:4, यही है ना, ठीक। if one more students had appeared and passed and the number of failed students was less than the earlier, the ratio of this passed students to failed students would have become 22:3. What is the difference between the number of students who initially passed and the number in the examination and the number of students who failed in the examination? ये बोला गया है कि आपको ये बताना है सवाल में कि इनिशियली वो स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस कितने का था, पास और फेल के बीच में। तो आप बोलिएगा सर पास स्टूडेंट्स कितना हुआ है, पास कितना हुआ है 25 को हुआ है, और फेल कितना हुआ है 4 को हुआ है। तो रेशियो जो भी आएगा हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिफरेंस करना पड़ेगा। डिफरेंस करना पड़ेगा तो डिफरेंस कितने का आएगा, 21 का आएगा, और 21 का मल्टीपल देख लीजिए, बी नंबर ऑप्शन, ठीक। क्योंकि लास्ट में जो भी आएगा इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसे डिवाइड करेंगे, और पूछा हुआ हमसे 21 का वैल्यू, तो जो भी आएगा आंसर वो 21 का मल्टीपल आएगा, और 21 का मल्टीपल देखिए एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। आया बात समझ में? अरे यहाँ पास ये बोला गया है सवाल में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु इनिशियली पास्ड। देखिए यहाँ पास आपको बताना है, क्या बोल रहे हैं, आपको बताना है आंसर, क्या बताना है, उस स्टूडेंट्स के बीच में इनिशियली डिफरेंस कितना था, पास और फेल के बीच में स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना था इनिशियली, स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो मेरे पास पास वाला कितना था 25 था, और फेल वाला कितना था 4 था। अगर हमको डिफरेंस बताना है, क्योंकि किसी न किसी रेशियो से तो इसको हम इक्वेट करेंगे ही करेंगे, और लास्ट में जब हमको डिफरेंस बताना होगा तो ये दोनों का डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, 21 और 4 का डिफरेंस करके, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 21 आएगा, 25 और 4 का डिफरेंस जो भी आएगा 21 और 4 का मतलब 21 का मल्टीपल आएगा, तो बी नंबर ऑप्शन आपको 21 का मल्टीपल दिख रहा है। ये होता है सवाल करने का मेन तरीका, अप्रोच। अब ये सब चीज सवाल बोलेगा नहीं आपको माइक में कि मेरे पास क्लू है 21 का मल्टीपल ढूंढ लो, बोलेगा नहीं। मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करने से ये क्लू आपको आ जाएगा, और 100% 200 मॉक कर लेने के बाद ये क्लू आपके दिमाग में बैठ के जाएगा। अगर नहीं बैठ रहा है तो आपका दिमाग फिर शांत नहीं है, जाकर कोई डेंटिस्ट से मिलिए, हाँ दिमाग के डॉक्टर से नहीं, डेंटिस्ट से ही मिलिए। मैं ड्रिल उरिल करेगा तो कुछ कुछ दिमाग में से निकलेगा कम से कम, जो कचरा उचरा भरल होगा, और क्या है ना, तो कम से कम डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा आपको, दिमाग वाले डॉक्टर से मिलेगा तो नहीं होगा। हाँ ठीक है ना। देखिएगा अगला सवाल ये है आपके पास, क्या अप्रोच होगा, CHSL मेंस में आया सवाल है, वो थोड़ा ब्लर हो गया है, देखिए क्या होगा आपको इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे बताइए। हाँ लगाइए सक्सेसिव, लग तो जाएगा ना, लगाइए आंसर बताइए। आया किसी का आंसर, इतना लेट लग रहा है आंसर लाने में, फर्स्ट होगा 5814, और कोई क्या, वही आएगा, और कोई, देखिए देखिए आपस ये बोला गया है एक इलेक्ट्रिक मशीन की कीमत पहले 3 वर्ष के दौरान इतना इतना % कम हो गई। शुरुआत में कितना था 8000, देखिए आपस शुरुआत में कितना था, मशीन का कीमत 8000 था, ठीक है। पहले क्या हुआ 5% कम हुआ तो कितना हो जाएगा 95% हो जाएगा, ठीक है। फिर कितना होगा 10% कम होगा तो कितना होगा 90% होगा, फिर 15% कम होगा तो कितना होगा 85 होगा, यही ना होगा। अब देखिएगा देखिएगा यहाँ पास क्या है कि 9 काटने वाला कोई नीचे है, मतलब 9 तो रहेगा ही रहेगा, है कि नहीं है, 9 का मल्टीपल आएगा आंसर, तो 9 के मल्टीपल के बेसिस पे ऑप्शन को काट लीजिए, यहाँ पास कौन सा होगा, साधु 9, और ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, 8 1 9 और 9 ये हो, ठीक।
क्या डेप्रिसिएशन हमको करना ही नहीं है। ठीक है, हमको डेप्रिसिएशन चाहिए ही नहीं, हमको आंसर चाहिए। हाँ बस हो गया, और क्या। दो मेथड 3 मेथड फाउंडेशन में पढ़ाते हैं तो आपको बताते भी हैं, ज़्यादा पढ़े होंगे परसेंटेज या फिर प्रॉफिट और हमसे, तुम आपको पढ़ाए भी होंगे। हम वो मेथड ही नहीं लगा रहे हैं आपस, हम आपको आंसर तक पहुंचाने बता रहे हैं आपस। अब इसको ऐसा नहीं है कि इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता है। आपके पास बहुत तरीका है सॉल्व करने का। आपको बहुत बड़े बड़े धुरंधर भी हैं मार्केट में जो आपको बड़े बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करने सिखाएंगे कि 100 के आसपास वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करें, 50 के आसपास वाले नंबर का मल्टीप्लाई कैसे करें। अगर 30 सवाल में कहीं भी एक सवाल आपको भीड़ जाएगा ना कि 50 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले, 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकाले। बहुत लोग तो ई सिखाने में 2 दिन निकाल देता है ना कि देखो 100 के आसपास वाला नंबर हुआ ना तो मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी रहता है, ई है ना, तो मल्टीप्लाई करना बड़ा इजी रहता है। अब कैसे करेगा, 100 प्लस 1 और ये करेगा 100 माइनस 1, ठीक है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो फट से आंसर निकाल देंगे एकदम। जबकि इसको सॉल्व करने में हमको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर मेरे पास ऑप्शन रहेगा तो। सीधा 9 का मल्टीपल लगा देंगे, 11 का मल्टीपल लगा देंगे, काम खत्म कर देंगे वहीं पर, क्योंकि ऑप्शन रहेगा ना साथ साथ में। ऐसा थोड़ी है कि ऑप्शन अलग वाला रूम में रखा हुआ है, क्वेश्चन अलग रूम में रखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फिर ऑप्शन वाले रूम में जा रहे हैं। बोर्ड का एग्जाम थोड़ी देने जा रहे हैं, सरकारी नौकरी लेने जा रहे हैं। क्या होगा आंसर इसका बताइए। ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन डी होगा, क्योंकि 5 से तो नहीं कट रहा है, उधर 4 से नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा, चलिए कम से कम थोड़ा सा तो खोपड़ी भिड़ा है क्या, कम से कम थोड़ा सा तो खोपड़ी भिड़ा है यहाँ पर, और यही वाला खोपड़ी भी भिड़ाना है। यहाँ पर ये बोला गया है कि ये क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर देखिए, अरे ठीक है, ये मेरे पास नंबर लिखा हुआ है, ये पूछा हुआ है कि बताइए कौन से नंबर से डिविजिबल है। एक बात तो कंफर्म है कि ये 5 से डिविजिबल नहीं है, नहीं ना है, मतलब 5 वाला जितना ऑप्शन होगा उसको पहले ही काट लेंगे, चाहे उसमें वो और कोई हो चाहे ना हो, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और ये क्या है, 4 से डिविजिबल होगा क्या ये नंबर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 के डिविजन में लास्ट का 2 नंबर कटना चाहिए, ये कटेगा नहीं, ये भी हट गया, ये हो गया, ठीक। अभी आधे घंटे के क्लास में आप कुछ ना कुछ तो खोपड़ी में गया होगा कि सवाल को कैसे अप्रोच करते हैं कम से कम, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है आपके अकॉर्डिंग और मेरे अकॉर्डिंग। हाँ 2 ईयर्स अगो होगा, ठीक है, ये करेक्शन पे मत ध्यान दीजिए, नींद के आगोश में बनाया गया सवाल है। रात में बताइए क्या होगा आंसर। सी, ये भी कहीं ना कहीं आया हुआ ही सवाल था, इसका टैग लगाना भूल गया हम। आ गया ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पर समझिएगा, बात को समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है 2 ईयर्स अगो द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी वाज इतना, 2 साल पहले कोई भी पॉपुलेशन सिटी का पॉपुलेशन कितना था, इतना था, ठीक है। 5 पे कितना जीरो है, 5 पे कितना जीरो है, 4 गो है ना, 5 गो, 5 लाख, ये होगा मेरे पास। अब ये बोला गया है कि बर्थ रेट कितना है, 6% है, और डेथ रेट कितना है, 3% है, मतलब एक साल में 3% पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका 3, अरे सेम बोला हुआ कि एक साल का एक ग्रॉस है कि 6% बढ़ रहा है और 6% जन्म ले रहा है और 3% मर जा रहा है, इसका पॉपुलेशन का, यही तो बोला हुआ है यहाँ पर, द एनुअल बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट है। अब एक को मेरे पास ये था 100 को पॉपुलेशन था, 8 को जन्म लिया और 3 को निकल गया यहाँ से, तो कितना बचा उसमें, 5 को बचा ना, मतलब 105 को बचेगा वहां पर। अब इंडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, 8 को आ रहा है प्लस जा रहा है माइनस, मतलब 5 को बढ़ा, तो इसमें क्या कर लेंगे, 5 ऐड कर लेंगे। वही चीज मान लेते हैं कि 8% का बर्थ रेट है और 3% का डेथ रेट है। डेथ मतलब क्या है, धरती से उठेगा वहां पर, धरती का वजन कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलेगा सर कितना बढ़ जाएगा, 5% पॉपुलेशन बढ़ जाएगा हर एक साल, वही है ना। यहाँ पर क्या है कि 6% बर्थ ले रहा है और 3% निकल जा रहा है यहाँ से, मतलब एक साल में 3% पॉपुलेशन बढ़ेगा,
बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो 2 साल में कितना परसेंट बढ़ जाएगा? तो आप बोलिएगा सर 3% ना, तो 103 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। जैसे 1 साल में 3% बढ़ रहा है, 1 साल में 3% बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे? 100 और प्लस 3 अपॉन 100 और 100 प्लस 3 अपॉन 100, यही ना करेंगे 2 साल के लिए। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पास 1 2 3 4 जीरो कट जाएगा। यहाँ पास कितना हो जाएगा? 50, और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 103 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। आप चाहे तो 103 का होल स्क्वायर निकाल करके ये कर लीजिए, वो भी आप कर सकते हैं। ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, नहीं ना आएगा, नहीं आएगा। अब हम आपको 103 का स्क्वायर भी निकालने बताएं, फट से आप निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, ठीक है, जो भी है, जो भी है। अब यहाँ से देखिएगा, हम चाहे तो स्क्वायर निकाल के भी कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पर डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 4, ये दोनों का सम कितना होगा? 4, 4 का स्क्वायर कितना? 16, 16 का डिजिटल सम कितना? 7, और यहाँ पास 50, मतलब कितना होगा? 5, मतलब कितना होगा? 35, मतलब डिजिटल सम कितना होना चाहिए? 8, यही ना। तो 8 किसका आ रहा है? 5 और 9 खत्म, 5 3 8 इसका आ रहा है, 9 खत्म 10, ये वाला हो गया, ये हो। अगर कैलकुलेशन पार्ट आप जैसे हम बताए थे ना, टूल वगैरह, वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपका जिंदगी थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये वाला सवाल? और भी कोई सवाल है आगे? एक ये सवाल है आपके पास, क्या होगा इसका आंसर बताइए? आप 2 मिनट का समय दीजिए हमको। ये होगा, हालांकि हम आपके बैग में शायद बताए भी थे वाला ना, जो भी है देखिएगा। थोड़ा सा हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं, बाकी 1 मिनट भी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इस सवाल का आंसर बताने। देखिए यहाँ पास अगर हम मान लेते हैं, देखिए समझिए, यहाँ पास पूरा बता देते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, शांत रहिए, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81, और 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100, ये हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसके बाद अगर हम कोई स्क्वायर लिखने जाए तो यही वाला नंबर वाला रिपीट होते जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई जैसे यहाँ पास क्या है, ये वाला नंबर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये साइड वाला दिख रहा है आपको। तो अगर कोई नंबर अपने आप को परफेक्ट स्क्वायर बोल रहा है तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, आप ये बता सकते हैं कि अगर कोई स्क्वायर, अगर कोई नंबर अपने आप को ये बोल रहा है कि हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है? 9 हो सकता है, और डबल जीरो हो सकता है। हमेशा होगा तो डबल जीरो होगा, सिंगल जीरो नहीं होगा। जीरो हमेशा जोड़ा में आएगा, ठीक है। जीरो हमेशा किस में? या तो डबल जीरो होगा, या तो 4 को जीरो होगा, या तो 6 को जीरो होगा, या तो 8 को जीरो होगा, ऐसे चलेगा। ठीक, ये हो गया। अगर मतलब यहाँ पास क्या हो गया कि अगर कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या आ गया मेरे पास? 2 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, और क्या आ सकता है? अगर ये तीनों आ गया, 7 आ गया, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा? फिर वो नहीं ना होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट का बात कर लिए कि अगर कोई नंबर, अब ऐसा नहीं है कि उसका यूनिट डिजिट 6 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, ये हो गया मेरे पास यूनिट डिजिट का बात हो गया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिजिट सम का, कि अगर कोई नंबर अपने आप को बोलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका डिजिट सम क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 7 हो सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता है। इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर का देख लीजिए यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इसके अलावा और कोई आ ही नहीं सकता है। हम कहाँ से निकालें? हम बस यहाँ तक सॉल्व करके देख लीजिए, बाकी क्योंकि जितना भी है रिपीट ही होते जाएगा। आया बात समझ में? ठीक है, तो यूनिट डिजिट ये हो सकता है और डिजिटल सम ये हो सकता है, कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक, इसके बाद आते हैं कि अगर मान लेते हैं, ये थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन है कि अगर कोई भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर यूनिट डिजिट 6 है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 6 है तो टेंस डिजिट में हमेशा क्या आएगा? एक ऑड नंबर आएगा। टेंस डिजिट पे क्या होगा? हमेशा एक ऑड नंबर आएगा। आप देख लीजिए, कोई भी जिसका यूनिट डिजिट 6 है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे मान लेते हैं कितना हो जाए? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है ना। तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो टेंस डिजिट कितना है? एक ऑड नंबर है। मतलब अगर कोई 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन अगर उसका टेंस डिजिट एक इवन नंबर आ गया तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। ठीक, एक तो 6 वाला कंडीशन हो गया। अगर किसी का यूनिट डिजिट 5 है तो टेंस डिजिट पे हमेशा क्या आना चाहिए? हमेशा क्या आना चाहिए? एक इवन नंबर आना चाहिए। हमेशा क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना चाहिए। ठीक, हमको भी ये सारा चीज याद नहीं था, हम अभी अभी ये सारा फॉर्मूला बनाए हैं सिर्फ यहाँ तक का स्क्वायर के कंडीशन को सेटिस्फाई करके। अगर आप कभी ये सारा तरीका भूल जाते हैं
तो आप 1 से लेकर के 5 तक का स्क्वायर लिख लीजिए और ये सारा कंडीशन आप सेटिस्फाई करा लीजिए, हो गया खत्म बात। जैसे 1 से 5 तक का यूनिट डिजिट क्या है, 1 4 9 6 5, 1 4 9 6 5 ये लिखा हुआ है मेरे पास, ठीक है। डिजिटल सम क्या हो सकता है, 1 4 9 7 7 और तो कोई है नहीं, यही तो 1 4 9 7, यही है ना। फिर इसके बाद हम ऑड इवन वाला, ऑड वाला देख लिए, इवन वाला देख लिए, 5 वाला इवन है, यहाँ वाला ऑड है, यही है ना, ठीक। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने आप को बोलता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ये सारा कंडीशन वो फुलफिल करेगा। अगर कोई भी नंबर ये सारा कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर है बात, आगे चले। अब सवाल को आप बता पाएंगे, सवाल आपके पास ये है, बता पाएंगे आप बोले कि सर अभी 6 होगा, 6 होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए, इवन या ऑड, ऑड होगा, तो ये तो निकल गया यहाँ से, ठीक। और बताइए, जो हम आपको जितना मेथड बताए हैं सबको अप्लाई करिए और कौन सा सही आंसर होगा वो बताइए। बी और ई, बी और ए दोनों आ रहा है, 6 है ना यहाँ पास, तो यहाँ पास ऑड है, ऑड है, ठीक है। नहीं समझ में आया तो डिजिटल सम कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पास डिजिटल सम करेंगे इसका, तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, यही होगा ना, 10 और 8 18, मतलब कितना होगा, 9 होगा, 9 होगा, ठीक है। इसका कितना होगा, 7 और 2 9, 5 4 9, और इसका कितना आ गया मेरे पास, 7 हो गया ना, ठीक। और इसका कितना आ जाएगा मेरे पास, 9 कट गया, 4 4 8 1 9 कट गया, 8 2 10, यहाँ पास 1 आ गया, है ना, 1 आ गया। और मेरे पास क्या क्या कंडीशन फुलफिल कर सकता है इसमें, और क्या क्या कर सकता है, यूनिट डिजिट के 8 आ क्या क्या, हाँ यूनिट डिजिट 2 भी नहीं होगा, इसको भी काट सकते हैं यहाँ से, ठीक। अब यहाँ पास क्या है कि 7 भी क्या डिजिटल सम 7 आ सकता है, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम, डिजिटल सम 7 आ सकता है, इसमें और कोई कंडीशन पे दोनों को छांट सकते हैं हम। क्या 4 वाला रूल, क्योंकि 7 भी होगा और 9 भी होगा, है ना, कहाँ गया, 7 भी होगा 9 होगा, क्या क्या नहीं, 4 वाले का वैसा कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट 4 हो सकता है, बाकी उसका कोई ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर मान लेते 2 ऑप्शन यहाँ पास मेरे पास आ गया है, और कोई तरीका से इसको हम काट नहीं पाएंगे। डिजिटल सम ठीक किए है ना, 7 2 9, 5 4 9 और 6 1 7, ठीक है। ऊपर में कितना था मेरे पास, 4 3 7 7 14, 14 और 4 18 9 था, है ना, मतलब डिजिटल सम 9 आ सकता है मेरे पास, है ना, डिजिटल सम 9 आ भी सकता है, डिजिटल सम 9 आ सकता है। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या बचा, फिर लास्ट ऑप्शन मेरा इसका रूट ही निकालना बच गया, और तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा है यहाँ पर। कहीं टाइपिंग मिस्टेक वगैरह तो नहीं हुआ है ना, सॉल्व नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि हम जब बना रहे थे तो हमको लग रहा था यहाँ पर कि कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक किया था, और दोबारा हम उसको एरर ये करने दिए थे, अब हमको लग रहा है कि दोबारा से वही वाला भेजते हैं, यहाँ पर कोई ना कोई इसमें टाइपिंग एरर हुआ है। बाकी ठीक है, ये वाला सवाल रखने का मतलब मेरे पास सिंपल सा ये था कि ये चीज़ बताना था, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गया ना। बाकी 2 चीज़ कभी भी मैं ये नहीं मैच नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि टाइपिंग एरर है बीच में, ठीक है। 20 सवाल को करने के लिए कम से कम 25 सवाल है आपके पास, अगर कोई भी एग्जाम में, तो 25 सवाल को कोशिश करना है कि 18 से 20 में खत्म करें उसको, 18 से 20 मिनट में, ठीक है, और हो जाएगा, ग्रेजुअली होगा, एक बार में नहीं होगा। इनडायरेक्टली आपको सीखना है, अब अपने आप को फील कर पाएंगे, जो आज आप है ना, आज अपने आप को फील करिए और 2 महीना बाद अपने आप को फील करिएगा। हम आपको ये बता रहे थे कि आप अपने आप को फील करिए, अभी मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस में इंग्लिश में आप क्या है, और 2 महीना 3 महीने के बाद आप फील करिएगा अपने आप को कि आप कहाँ चले गए। आप अपने आप को जा करके घर में आप असेसमेंट करिएगा आज कि आज आप क्या हैं। अगर आप लिख सकते हैं अपने कमियों को, हालांकि बहुत लोग तो नहीं लिख पाता है, आप अपने कमी को अपने हाथ से लिख सकते हैं। कितने लोग हैं कि अपने कमी को अपने हाथ से लिख सकता है? अगर आप लिख सकते हैं तो नो डाउट आप मेंटली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग तो हैं, क्योंकि फील करना और उस चीज़ को कॉपी में लिख देना बहुत बड़ा बात होता है, अपने ही कमियों को अपने से लिखना, ठीक है। क्योंकि अगर सवाल वैसा है कि खुद से उठ रहा है और खुद पे उठ रहा है, सवाल का आंसर बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अगर खुद का सवाल खुद पे उठेगा ना, तो सवाल का आंसर ठीक है, आंसर तो हम दे देंगे आपका, लेकिन आप जाकर एक बार लिखिएगा कि क्या कमी रहा है आप में, और आप उस जिस एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे हैं
उस एग्ज़ाम को अचीव करने के लिए आप एक्स्ट्रा एफर्ट क्या मार रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आपके बगल में भी कोई बैठ के पढ़ रहा है ना, तो आप अपने आप को कैसे डिजर्व कर रहे हैं कि आप उससे 0.01% ज़्यादा कर रहे हैं, क्या ज़्यादा कर रहे हैं, क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं। नो डाउट हम पढ़ाएंगे तो हमको सबको इक्वली लेकर के ही चलेंगे, सबको इक्वली पढ़ाएंगे, लेकिन यहीं से किसी का अच्छा रिजल्ट आएगा, किसी का खराब रिजल्ट आएगा। हम आपको पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि पढ़ाने में और पढ़ने में मेरा सिर्फ 10% ही रोल है, बाकी अपने आप को आप कैसे लेकर चलते हैं 90% आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कितना हल्के में लेकर चलते हैं, आप किसको कितना भारी में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो जो सिर्फ आपको यहाँ बताया जा रहा है ना, आप उसको सिंसियरली सिर्फ 60 दिन करके देख लीजिए, पूरा फरवरी और पूरा मार्च और अप्रैल में आप अपने आप को असेसमेंट करिएगा कि हम कहाँ थे और कहाँ आ गए। ठीक है, अब जा करके आज घर में आप कम से कम एक छोटा सा 10 रुपये 20 रुपये का डायरी मिलता है। ठीक है, अगर डायरी नहीं होगा तो कॉपी होगा, कॉपी में लिखिएगा जा करके कि कमियां क्या रही थी अभी तक, अपने आप को कमी भी ढूंढिएगा कि हम पढ़ते थे तो पढ़ने में क्या कमी है, हम कहीं नहीं बैठ पा रहे हैं। आप कमी सिर्फ लिख लीजिए ना बस, और कमी लिख के खाली धीरे 2 दिन पढ़ लीजिए उसको, अगला दिन अगर नींद आ जाएगा ना कमी पढ़ के तो बताइएगा हमको। आप सिर्फ ये कोशिश करिए ना कि अपना कमी लिख करके, और डेली हम आपको ये टारगेट होना चाहिए कि आप कमी लिखे हैं, जब भी बेड पे जाए हम कमी अपना पढ़ के जाएंगे। तो पढ़ के जाइएगा तो नींद आ जाएगा। कंडीशन ये है कि आप पढ़ के जा रहे हैं कमी, लेकिन आप उस कमी पे काम ही नहीं कर रहे हैं, कमी पे काम कर रहे हैं आप। जैसे होता है ना कभी कभी आप दिन भर का शेड्यूल बनाएं, मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी 100% होगा। हम जब भी पढ़ते थे मेरा दिन भर का शेड्यूल पैक रहता था, हम सुबह उठते थे अपना सारा का सारा रूटीन बना लेते थे कि ये करना है वो करना है वो करना है, डायरी मेंटेन होता था। ठीक है, या तो आप सुबह उठ के बना लीजिए, पानी पीने से पहले उठे, धरती पे पैर रखने से पहले आप बनाएंगे, आप अपना डायरी को तकिए के नीचे लेकर के सोएंगे, या फिर सोने से पहले आप अपना कल का रूटीन बना लेंगे। ये एक सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता है कि कल क्या करना है वो आज उस चीज़ को विजुअलाइज कर ले, है ना। जैसे हम कल भी शायद आप लोग शाम वाले बैच में बता रहे थे, आप लोग नहीं तो उसमें कल भी हम इस चीज़ को बता रहे थे कि अगर कोई बड़ा कंपनी का, जैसे टीसीएस वगैरह हो गया, बड़ा सा कंपनी हो गया, बहुत बड़ा कंपनी का बात कर रहे हैं, वो कंपनी का अगला 5 साल का प्लान रेडी रहता है। जैसे अभी 25-26 चल रहा है ना, तो वो लोग 2030 के ऊपर का बात सोच रहा होगा, 2030 तक का फुल प्रूफ प्लान वो लोग के पास रेडी होगा, उसका एग्जीक्यूशन चल रहा होगा। लेकिन अब वो 2030 के ऊपर का बात सोच रहा होगा कि उसके ऊपर हम क्या करना है हमको। ये होता है एक सक्सेसफुल पर्सन का चिन्हानी होता है कि मतलब आप ये कर सकते हैं। आपको क्या अचीव करना है, आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए क्या क्या एफर्ट मार रहे हैं, उस चीज़ पर आपको डिपेंड करेगा। सबसे बड़ा चीज़ है एफर्ट। एफर्ट डेली आप बड़ा नहीं मारिए, छोटा ही एफर्ट मारिए, लेकिन डेली छोटा एफर्ट मारिए। छोटा छोटा एफर्ट से ही आपका बड़ा चीज़ अचीव हो जाएगी, लेकिन छोटा एफर्ट आपको डेली मारना पड़ेगा। ठीक है, अगर सपना पूरा करना है तो थोड़ा सा नींद कम करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सोइए नहीं रहे हैं, अपने कमियों को काम करिए। जब तक आप अपने कमी से नहीं सीखिएगा तब तक वो चीज़ नहीं होगा। ठीक है, बाकी एक हम क्या बताएंगे, हम एक कॉमन सा कमी बताएंगे ना, जो सारा स्टूडेंट्स के बीच में कॉमन सा कमी है वो ना बताएंगे। जैसे कॉमन सा कमी हम आपको आते आते 2 स्लाइड में बताए ना, इस तरीके का कमी होता है। अब आपके अंदर पर्टिकुलरली क्या कॉमन है, क्या कमी है, आप ना बताएंगे कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आप किस फेज से गुजर रहे हैं, आपके पास प्रेशर कितना है ना, होता है ना। ये आप डिसाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, आप कभी अपना आप को डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप कब तक पढ़ेंगे। आपका टोटल का टोटल कंडीशन डिसाइड करेगा कि आप कब तक पढ़ना चाहेंगे। आपका कंडीशन डिसाइड करेगा कि आप कब तक पढ़ेंगे, आपके डिसीजन से कुछ नहीं होगा। आप ऐसा नहीं डिसाइड कर लें कि 2030 तक हम पढ़ेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि अगले महीने कुछ उस तरीके से कंडीशन बन जाए, उस तरीके से इक्वेशन बन जाए कि आपको तैयारी छोड़ना पड़े। तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कंडीशन अब आपके फेवर में है, तो रगड़ के मेहनत कर सकते हैं। बट कंडीशन इज दैट कि जो आपका प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो अपने प्रॉब्लम्स पे काम करिए, कमियों पे काम करिए, अपना कमी से सीखिए कि अभी तक का क्या लैकिंग रहा था। ठीक है, क्योंकि फेलियर तो सब लोग हैं, फेलियर तो सब लोग हैं। अगर फेलियर आप नहीं रहते तो अभी आप सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं कर रहे होते। जितना सिंपल सा बात, आप फेलियर है तभी यहाँ पास आकर के आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। आप अपने कमियों को से सीखिए कि पहले क्या कमी रहा था। एक बात तो कन्फर्म है कि अभी अगर आप अपने कमी पे काम नहीं करेंगे तो आपका पीछे वाला फुल पेस से आ रहा है, एकदम फुल पेस, समझ रहे हैं, फुल पेस में काम करते आ रहा है वो।